आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं धर्मवीर कुमार और आज हम लोग का क्वेश्चन सीरीज का पहला जो है वीडियो है यहाँ, चूँकि एग्ज़ाम्स जो है लॉकडाउन के बाद जल्दी ही एग्ज़ाम सब लिए जाएंगे, तो इसके लिए क्या है कि जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जिनको वैसे क्वेश्चन जिनको पूछे जाने की 100% संभावना है, उन सभी क्वेश्चन को लिया गया है। और प्रयास रहेगा कि हम सभी विषयों पर जो है, पूरे विषयों पर जितने सारे बने जीएस के जो विषय हैं सभी पर जो है क्वेश्चन का सीरीज उपलब्ध हो। तो चलिए, यह पहला सीरीज है और भी पॉलिटी का है, चूँकि पॉलिटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और सीरीज भी इसका चल रहा है, मूल अधिकार तक हम लोग कर लिए हैं। तो आज जो क्वेश्चन का सीरीज है वो 20 क्वेश्चन का सीरीज है। आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे। और आप अगर इसका जवाब जानते हैं तो 2 मिनट हम रुके हुए हैं, आप इसका जवाब फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। चलिए, तो अपना जवाब जल्दी जल्दी दीजिए। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन पर बारी बारी से। जैसा कि हमारा प्रथम क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर प्रथम क्वेश्चन होगा कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। देखिए, तो प्रथम अनुच्छेद आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाग 1 में, क्लियर याद रखिए। भारतीय संविधान के 22 भाग है, तो 22 भाग में भाग 1 में अनुच्छेद की संख्या है 1 से 4, क्लियर। भाग 1 में अनुच्छेद कितना से कितना तक है, 1 से 4। तो प्रथम भाग में अनुच्छेद संख्या 1 से 4 तक है। तो अनुच्छेद 1 में क्या है, तो अनुच्छेद 1 में जो है, अनुच्छेद 1 कहता है, प्रथम अनुच्छेद है, क्लियर। देखिए, प्रथम अनुच्छेद है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो प्रथम जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है कि भारत जो है और या इंडिया, भारत अर्थात इंडिया एक तो नाम हुआ, क्या है, राज्यों का संघ है। इस चीज को आप नोट कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, राज्यों का संघ, क्लियर। प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो इंडिया है वो क्या है, राज्यों का संघ है, क्लियर। प्रथम अनुच्छेद के अनुसार क्या, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो इसका आंसर क्या होगा, राज्यों का संघ, ठीक है। जस्ट इसका आंसर ए हुआ। आंसर राज्यों का संघ, क्लियर है। अब अगर मान लीजिए थोड़ा सा इस पर चर्चा भी करेंगे हम लोग, जो कि सिर्फ क्वेश्चन ही सिर्फ आंसर ही बताना मेरा नहीं, आंसर के साथ साथ कुछ और पहलू भी छुएंगे। तो एक तो आंसर हुआ राज्यों का संघ, दूसरा क्या है, प्रथम अनुच्छेद में जो है, पहला अनुच्छेद में और क्या है, तो भारत का नाम है। तो भारत का नाम क्या है, भारत और इंडिया, यानी भारत का संवैधानिक नाम जो कह सकते हैं, भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल नेम क्या है, भारत और इंडिया। और क्या है, राज्यों का संघ है। तो ये जो संघ है, यानी संघ राज्य क्षेत्र होगा, तो राज्यों का संघ है। तो यहाँ कितने प्रकार का संघ है, तो भारत में संघ राज्य क्षेत्र वो 3 प्रकार बांटा गया है, राज्य ए, राज्य बी। तो राज्य ए में एक राज्य होता है और बी में होता है केंद्र शासित वर्ग के राज्य। तो 2 तरह के भारत में राज्य है, राज्यों का संघ है। पहला तो आंसर क्या है कि राज्यों का संघ है। तो कितने तरह के राज्य है,
तो दो टाइप्स के मुख्य राज्य है, एक राज्य और दूसरा संघ शासित राज्य। ऐसे भी जानते होंगे कि राज्य और केंद्र शासित राज्य, और तीसरा अर्जित क्षेत्र के राज्य। तो अर्जित क्षेत्र भी जो है राज्य जो है उसको गवर्नमेंट जो है और फिर बाद में राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में मिला लेती है। तो दो तरह के राज्य हैं अभी वर्तमान में, एक राज्य और दूसरा केंद्र शासित राज्य। ये भी जान गए, राज्य क्षेत्र में दो तरह के राज्य और केंद्र शासित राज्य। पहला अनुच्छेद क्लियर और आंसर भी क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आपका आंसर भी आप लोग दे चुके हैं और बहुत सारे लोगों का आंसर भी सही है। लेकिन अब आइए, पहला है कि भारत के विलय में, विलय जब हुआ भारत के विलय में, तो किन दो व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो देखिए, एक बात इसको जानना होगा, भारत का जो है विलय में सब लोग जानते हैं कि भारत के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम जो गृह मंत्री थे उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन वल्लभ भाई पटेल के साथ और कौन थे? तो वीपी मेनन, उनको भी याद रखना है। तो किन दो व्यक्तियों को महत्वपूर्ण भूमिका है? तो एक सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरा वीपी मेनन। आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। तो चलिए, जैसा कि हम लोग चर्चा, दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ पर बात हुआ कि वह तीन रियासत कौन कौन थे जो आज़ादी के बाद भी शामिल नहीं हुए थे? तो हैदराबाद, जूनागढ़ और जो है जम्मू कश्मीर। तो हैदराबाद को सैन्य अभियान के दौरान, है ना, सरदार पटेल ने हैदराबाद को सैन्य अभियान के दौरान शामिल किया। ठीक है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। हैदराबाद को सैन्य अभियान के दौरान और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, और जम्मू कश्मीर को 1948 में एक विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया। तो एक चीज़ आपको थोड़ा सा और बता देते हैं, जो हैदराबाद को शामिल किया गया सैन्य शासन के द्वारा, सैन्य अभियान के द्वारा, तो जो सैन्य अभियान किया गया था उसका नाम था पोलो सैन्य अभियान के द्वारा हैदराबाद को जबरन, जो है हैदराबाद के निजाम जो था वो भाग कर चला गया पाकिस्तान। तो हैदराबाद को जो निजाम भाग चला गया, उसके बाद जो है हैदराबाद को भारत में सैन्य अभियान के द्वारा मिला लिया गया। तो किस सैन्य अभियान का नाम क्या हुआ? तो सैन्य अभियान का नाम हुआ पोलो सैन्य अभियान के द्वारा हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया, और जम्मू कश्मीर को तो क्लियर है विलय पत्र के द्वारा किया गया था। राजा हरि सिंह जो थे जम्मू कश्मीर के राजा, उन्होंने भारत के विलय पत्र पर समझौता किया था। चलिए, अब आगे तीसरा क्वेश्चन में ध्यान डालते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? बहुत सीधा क्वेश्चन है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दे भी दिए हैं कुछ लोग। तो भारत में संघ राज्य का प्रशासन जो किया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक। तो भारत में कहता है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक। यानी राष्ट्रपति जो प्रशासक को नियुक्त करते हैं, वही प्रशासक संघ राज्य क्षेत्र का जो है माने शासन जो है संभालता है। तब यहाँ पर थोड़ा सा अब हम चर्चा करेंगे क्या कि हमारे जो भारत में अभी वर्तमान में कितने संघ राज्य है? तो संघ शासित राज्यों की संख्या वर्तमान में भारत पे जो है 8 है। हाल ही दमन और दीव को मिलाकर के एक कर दिया गया। दमन द्वीप पुनर्गठन 2019 के द्वारा जो है उसको एक कर दिया गया। तो जब दमन द्वीप को जो है एक कर दिया गया, तो अब जो है संघ शासित राज्यों की संख्या 8 हो गई। क्लियर है? दिल्ली जो है संघ शासित प्रदेश है, हरियाणा,
सॉरी हरियाणा, चंडीगढ़, उसके बाद पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, है ना, दमन द्वीप एक हो गया, फिर आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये जो है 8 संघ शासित जो है क्षेत्र है, इसका प्रशासन किसके द्वारा कहता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा। अब थोड़ा सा आप इसको एक बात और आपको समझा देते हैं। पहली बात जानिए कि जहां पर जिस संघ शासित प्रदेश में विधानसभा है, एकदम अच्छी तरह समझिए, जिस संघ शासित प्रदेश में विधानसभा है ना, यानी जिस संघ शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री होते हैं, तो 2 ऐसे संघ शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है। तो कौन कौन है वह? दिल्ली और पुदुचेरी। इस चीज को भी नोट कीजिए, 2 संघ शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है, वो कौन है? दिल्ली और पुदुचेरी। तो जहां पर वैसा संघ शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है, वहां के प्रशासक को, यानी वहां जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक होते हैं, उसको उपराज्यपाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। तो प्रशासक ऑब्लिक उपराज्यपाल। क्लियर समझ में आ रहा है? उपराज्यपाल, उपराज्यपाल। इसको हम इंग्लिश में बोले तो उपराज्यपाल को क्या बोलेंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसीलिए आपको कभी कभी समाचार पत्र में सुनने में आता होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच विवाद। एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। सुनते होंगे समाचार, अगर पत्र अगर पढ़ते होंगे तो उसमें देखोगे पिछली बार 2019 में बहुत सारा मुख्यमंत्री केजरीवाल के बीच और उपराज्यपाल के बीच विवाद रहे, है ना। विवाद इतना बढ़ गया उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच कि दोनों का मामला चला गया था कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो मुख्यमंत्री है जनता के द्वारा चयनित प्रतिनिधि है, इनको जो है कार्य करने में स्वतंत्रता है। राज्यपाल की जो है भूमिका एक मुख्य रूप से उसकी प्रशासक के रूप में है, और जो निर्णय सब विधानसभा करेगी, राज्यपाल उस पर निर्णय देंगे, उस निर्णय पर सहमति देंगे। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। उपराज्यपाल कहाँ कहा जाएगा? जहां पर विधानसभा, जो संघ शासित प्रदेश, ध्यान रखिए, संघ शासित, वैसा संघ शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है। तो कौन कौन है? दिल्ली और पुदुचेरी। तो इन दोनों के प्रशासक को क्या कहा जाएगा? उपराज्यपाल। अब बाकी जो संघ शासित प्रदेश है ना, बाकी जो बच गया दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़ दीजिए, तो बाकी 6 जो बचे उसके क्या कहा जाएगा? तो उसके प्रशासक को प्रशासक कहा जाएगा, गवर्नर कहा जाएगा। क्लियर? 3 हो गया। अब हम लोग चलेंगे चौथा पर। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, मिटा देते। चौथा देखिए, चौथा है, नए राज्यों के गठन की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? देखिए, नए राज्यों की गठन की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा चौथा का 4 नंबर प्रश्न। इसका अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3। देखिए, अब आपको थोड़ा सा इस पर चर्चा कर दे। आंसर हो गया इसका चौथा का अनुच्छेद 3 आंसर है। अब आइए, अब है क्या अनुच्छेद 3 क्या कहता है? पहला तो अनुच्छेद 1 आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, पहला अनुच्छेद है। दूसरा अनुच्छेद क्या है? दूसरा अनुच्छेद में यह कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। दूसरा अनुच्छेद में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और तीसरा अनुच्छेद है कि नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना के लिए, नए राज्य जो बनाएंगे उसके प्रवेश या स्थापना के लिए, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना के लिए संसद की जो है संसद करेगी। तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना जो है कौन करेगी? संसद करेगी 3 में। तो इसके लिए जो है किसी राज्य का नाम सीमा बदलना हो, नाम में परिवर्तन करना हुआ, तो ये सब कौन करेगी? संसद। तो नए राज्यों का जो है कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का गठन की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 3 में। तो भारत में जो है नए राज्यों गठन की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो नए राज्यों गठन की शक्ति किस में है? अनुच्छेद 3 में। अब कौन करता है? तो संसद। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अनुच्छेद पूछा है, तो इसलिए अनुच्छेद 3 आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त किया गया?
चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। तो देखिए, पहला बात तो एक जान लीजिए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में है ना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली में जो है हरियाणा का भी कुछ क्षेत्र शामिल है, यूपी का भी क्षेत्र शामिल है और दिल्ली का क्षेत्र शामिल तो है ही, यानी 3 राज्यों के क्षेत्र को मिलाकर के एनसीआर बनाया गया है। तो यहाँ पर ये भी आ सकता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसका क्षेत्र शामिल है, तो यूपी का भी कुछ क्षेत्र शामिल है, हरियाणा का भी शामिल है और दिल्ली तो है ही, दिल्ली संघ शासित प्रदेश का क्षेत्र भी है। अब जो है यहाँ पर एक बात क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त किया गया, तो उसका आंसर होगा 69 संविधान 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। और जस्ट इसके बाद 17वां संविधान संशोधन 1992, इसको भी याद रखिएगा। ये तो इसका आंसर है, 5 नंबर का आंसर हो गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया। अब 17वां संविधान संशोधन है उसके बारे में बताते हैं। तो 70 एंटर कर सकते हैं। तो 17वां संविधान संशोधन में जो है एक बात किया गया, क्या किया गया कि दिल्ली को जो है दिल्ली के विधानसभा का गठन की गई और राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी के लिए शामिल किया गया। तो 17वां संविधान संशोधन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए दिल्ली विधानसभा को जो है सदस्यों को उसमें योग्यता दी गई। राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली विधानसभा के सदस्य शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो 17वां में वो है। और कब हुआ 17वां संविधान संशोधन? 1992 में। लेकिन इसका आंसर कौन है? 69वां संविधान संशोधन 1991, 5 का। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में है, 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एक मिनट, चलिए 6 नंबर है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आप जान लीजिए वर्ष 2000 में, है ना, 1 दिसंबर, 9 दिसंबर और 15 है ना, नवंबर, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को जो है 3 राज्य का गठन हुआ 2000 में। तो 1 नवंबर को जो है 1 नवंबर को 2000, 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुआ और 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। क्लियर? 1 तारीख को कौन? 1 नवंबर को कौन? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को मिलाकर, मध्य प्रदेश से अलग करके इसको बनाया गया छत्तीसगढ़ को। और 9 नवंबर को किसको? उत्तराखंड को, है ना, यूपी का क्षेत्र लेकर के। और 15 नवंबर को झारखंड, बिहार और यूपी के कुछ क्षेत्र शामिल करके, और पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र शामिल है। तो चलिए, तो आप क्लियर जान लीजिए कि 1 तारीख को छत्तीसगढ़, 1 नवंबर को, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड, इसको याद कर सकते हैं। और यहाँ छत्तीसगढ़ का पूछा है तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1 नवंबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य के गठन के 7 नंबर में है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? 7 नंबर। अभी थोड़ा देर पहले हम चर्चा किए है ना, 7 नंबर क्वेश्चन आने से पहले चर्चा हुआ है, उसके पहले भी, जिसमें हम बताए थे कि संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितना है। लेकिन फिर यहाँ क्वेश्चन आया है 7 में कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 8। देखिए 7 पहले था, क्लियर जानते थे कि आप 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश था। कब? जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, है ना।
तो तेलंगाना 2 जून 2014 को जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ तो कितने हमारे क्षेत्र राज्य थे? तो 29 को राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख संघ शासित प्रदेश में। तो 7 और 2 कितना हुआ? 9। लेकिन हुआ क्या कि अभी दमन और दीव को एक कर दिया गया। दमन दीव जो है संघ शासित प्रदेश है, तो दमन और दीव दोनों अलग अलग था, उन दोनों को एक कर दिया गया। दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम कर करके दमन दीव को अब एक कर दिया गया है ना। जो अब दमन दीव का जब एक कर दिया गया तो अब दमन दीव एक हो जाने के बाद संख्या कितना हो गया? 9 से घट के कितना हो गया? 8 हो गया। क्लियर? तो वर्तमान में कितने संघ शासित प्रदेश है? 8 है। ये आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चर्चा करेंगे। हाँ, तो केंद्र शासित प्रदेश पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं 7 वाला में। आपको भी बता चुके हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जो है वहाँ के जो शासक होते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनको प्रशासक कहा जाता है और उपराज्यपाल कहा जाता है। उपराज्यपाल कहाँ कहा जाता है सो भी बता चुके हैं कि जहाँ पर जो ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा स्थापित है। तो कौन कौन है? दिल्ली और पुदुचेरी। चलिए 8 नंबर में आते हैं। 8 नंबर पर है नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो देखिए 3 प्रकार का बहुमत होता है, एक साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत, एक विशेष प्लस राज्यों का बहुमत। तो नया राज्य बनाने के लिए जो है, नया राज्य निर्माण करने के लिए संसद को शक्ति है और संसद इसको साधारण बहुमत से जो है पारित करती है। इसका आंसर क्या होगा? साधारण बहुमत से। तो नया राज्य का निर्माण किस बहुमत से होगा? तो साधारण बहुमत से। और किसी बात को हम बार बार रिपीट करते हैं, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हम थोड़ा ज़्यादा टाइम आपका नुकसान कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में इस बात को बैठ जाए। किसी भी चीज़ को बार बार सुनने से वह जल्दी ही याद होता है। तो चलिए हम बात यहाँ पर कर रहे थे 8 नंबर का कि नया राज्य के निर्माण के लिए संसद क्या करती है? तो संसद कौन सा बहुमत? तो साधारण बहुमत। अब साधारण बहुमत है क्या? तो देखिए साधारण बहुमत है क्या? तो साधारण बहुमत क्या है कि जो उपस्थित सदस्य है, जो भी उपस्थित सदस्य है उनका 50+1 यानी जितना संख्या है उपस्थित, जो भी मतलब माने संसद में उपस्थित जो संख्या, माने ऐसा नहीं कि पूरा पूल सदस्य संख्या नहीं, जो सदस्य आए हुए हैं प्रेजेंट है, तो उपस्थित सदस्यों का 50+1 यानी आधा से एक ज़्यादा बहुमत से पारित हो। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा संसद है, ठीक है, इसमें लोकसभा है। अब लोकसभा में टोटल अभी 545, जिसमें 543 + 2। अब यहाँ पर लोकसभा है, तब यहाँ जब बैठक होगी तो जरूरी नहीं है कि सभी सदस्य प्रेजेंट हो। अब जो उपस्थित होंगे तो यहाँ पर क्या होगा? उपस्थित सदस्यों का क्या करेंगे? 2 से भाग, अब +1 यानी जितना सदस्य संख्या उपस्थित है, जो भी प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है सदस्य, उसको जो है आधा कर देंगे और उससे एक ज़्यादा जो एक ज़्यादा यानी अगर उपस्थित अगर 200 है तो 200 का आधा कितना हुआ? 100, अब +1 101 यानी 101 सदस्यों का जो है बहुमत होना चाहिए। उसको क्या कहेंगे? साधारण बहुमत। और उसके बाद विशेष बहुमत, और कह सकते हैं राज्यों के समर्थन प्लस विशेष बहुमत। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसका भी वीडियो आएगा ही पॉलिटी में, उस पर देखेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए साधारण बहुमत को हम जानेंगे, उपस्थित सदस्यों का बने जो है आधा +1, तो साधारण बहुमत से पारित होता है। अब आइए 9 नंबर। 9 नंबर में है हमारा कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑलरेडी आप लोग पढ़ भी चुके हैं, अभी तक जो चर्चा हुआ उसमें बताए भी हैं कि नए राज्य को बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास। तो 9 नंबर क्या है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे है? तो संसद को है। 9 नंबर का आंसर क्या होगा? संसद।
चलिए क्लियर। 10 नंबर में क्या है, तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात वर्तमान में भारत राज्यों की कुल संख्या कितना है। तो देखिए जब तेलंगाना राज्य की गठन हुआ था, तेलंगाना राज्य के समय कहता है, तो तेलंगाना राज्य जब गठन हुआ था, तेलंगाना गठन कब हुआ, 2 जून 2014 को, ठीक है। तो तेलंगाना का जब गठन हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, है ना। और आंध्र प्रदेश भाषा आधार पर गठन होना पहला राज्य है, इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना कब, 2 जून 2014 को। तो 2 जून 2014 को अलग होने के बाद राज्यों की कुल संख्या हो गई थी 29 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी 7। तो उस समय कितना था, प्रश्नानुसार है ना, जब तेलंगाना राज्य गठन हुआ था उस समय कितना था, 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश। ये दो माने ये स्ट्रक्चर कब तक था, अक्टूबर 2019 तक। याद रखिए ये अक्टूबर कब तक था, अक्टूबर 2019 तक यह हमारा स्ट्रक्चर था। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। अब अक्टूबर में क्या हुआ, आप सभी लोग चर्चा में रहा, अक्टूबर में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर का जो है, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यानी कब, अक्टूबर में, है ना। तो अक्टूबर में जो है कब, अक्टूबर 2019 से, तो अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो अब कितना हो गया था ये, 7 + 2, है ना। तो अक्टूबर 2019 में, अक्टूबर, समझ रहे होंगे, अक्टूबर 2019 यहां पर क्या हुआ कि यह 7 था, तो अब कितना हो गया, 2 को जुट गया, तो कितना हुआ, 7 + 2 = 9 को, ये हो गया। कितना हुआ, 2 कौन जुटा, तो 1 हुआ, कौन जुटा, 2 में कौन कौन जुटा था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, ठीक है। एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख, तो 7 + 2 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन वर्तमान में कितना हो गया केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 8 है, क्योंकि दमन और दीव को क्या कर दिया गया, 1 कर दिया गया। क्लियर हो गया। तो अब यहां पर जो है दमन द्वीप और जो है कह सकते हैं को 1 करने के बाद जो है अब कितना हो गया, 7 1 8 हो गया, है ना। अब संख्या उसी घट गई। अब चलिए वर्तमान में कितना है, 8 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर चर्चा करेंगे। अब है 11 नंबर, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो क्लियर है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश का। 11 नंबर का आंसर आंध्र प्रदेश। दो अक्टूबर 1953 को हुआ था। चलिए आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश जो है का गठन हुआ। अब यहाँ पर भाषाई आधार पर, है ना, पहला राज्य गठित होना कौन है, आंध्र प्रदेश। आप जानते होंगे कि आंध्र प्रदेश के गठन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था, तो पोट्टी श्रीरामुलु। इनको नाम जरूर याद रखिएगा। पोट्टी श्रीरामुलु ने 58 दिनों का अनशन किया था, भूख हड़ताल। तो 58 दिनों का अनशन किए और 15 दिसंबर 1952 की पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई। पोट्टी श्रीरामुलु जिनके अनशन की मृत्यु के बाद जिन्होंने आंध्र प्रदेश के माने कह सकते हैं
आंध्र प्रदेश के गठन के लिए तेलुगु भाषियों के लिए वह जो है अनशन किए। और उसके उनकी मृत्यु के बाद, उनका मृत्यु कब हुआ? 15 दिसंबर 1952। 15 दिसंबर 1952 की उनकी मृत्यु के बाद बहुत बड़ा भयंकर जो है मद्रास में बवाल मचा। और इस कारण से आनन फानन में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 19 दिसंबर 1952 को एक नया राज्य आंध्र प्रदेश गठन करने की घोषणा की गई। और आंध्र प्रदेश किससे बना? मद्रास से। इसे याद रखिएगा, मद्रास से। यानी आंध्र प्रदेश के गठन होने से पहले कौन सा राज्य था? मद्रास राज्य था। अब क्या हुआ कि जो है कि मद्रास से अलग कर करके, मद्रास प्रांत से अलग कर करके, किस प्रांत से? ये भी चीज़ याद रखिए, बहुत सी जगह ये चीज़ नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको बता देते हैं किस प्रांत से अलग करके गए? तो मद्रास प्रांत से। तो मद्रास प्रांत से अलग कर करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। और 19 दिसंबर 1952 को उन्होंने घोषणा किया। और जो है गठन कब किया गया? अक्टूबर 1953 में। किनके मृत्यु के बाद हुआ? तो पोट्टी श्री रामुलु के मृत्यु के बाद। कितने दिनों का अनशन किए? 58 दिनों के। कब मृत्यु हुआ पोट्टी श्री रामुलु का? तो पोट्टी श्री रामुलु का मृत्यु हुआ 15 दिसंबर 1952 को। ठीक है। और 19 अक्टूबर को जो है 19 अक्टूबर 1952 को उन्होंने जो है अनशन किया था। ऐसे भी घटा के देख लीजिएगा तो आ जाएगा। 19 अक्टूबर 1952 को उन्होंने अनशन बैठना शुरू किया था। और 58 दिनों के बाद उनका जो है 15 दिसंबर को मृत्यु हो गया। और 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हुआ। उसके बाद 19 दिसंबर को आंध्र प्रदेश का नया राज्य का गठन की घोषणा किया गया 1952 में। लेकिन आंध्र प्रदेश अस्तित्व में कब आया? अक्टूबर 1953 में। तो यह पहला है भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 12, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो वर्तमान में 20 सीट है। इसका आंसर याद रखिएगा, है ना। लोकसभा के लिए, है ना, केंद्र शासित प्रदेश कहता है लोकसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए इसको आप क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें लिख लीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो है 20 है। कितना? 20। किसके लिए? केंद्र शासित प्रदेश के लिए। कुल कितना है? केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 20 है। अब कुल तो आपको बताए हुए हैं कि कितना है? 545 545 में क्या है? 543 इलेक्टेड है। 543 का निर्वाचन होता है और 2 का मनोनयन होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, एंग्लो इंडियन का। ठीक है, तो उस पर भी चर्चा चलेगा। 545 कुल अभी वर्तमान में है और 2026 तक यही 545 ही रहेगा। तो अब जो है केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितना है? तो 20 है। इसका आंसर सिंपल याद रखिए 20। अब आइए 13 नंबर है संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। आशा है आप सब लोग आंसर जरूर दे दिए होंगे। तो पहला है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के लिए जो है नागरिकता का प्रावधान करता है? तो देखिए संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2। क्लियर? भाग 2। आंसर क्या होगा? भाग 2। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। और इसमें कितना अनुच्छेद है? 5 से 11 तक। 5 से 11 तक। और आपको हम बताया है कि 5 में क्या है, 6 में क्या है। इस पर नागरिकता के संबंध में एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किसको किसको नागरिकता मिला हुआ है और नागरिकता कैसे कैसे प्राप्त होता है। और एनआरआई क्या है? नागरिकता में एक चैप्टर का अलग से ही चैप्टर है, एनआरआई, ओसीआई, अब पीआईओ। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। क्लियर? बाकी के लिए आप जो है नागरिकता को समझना है तो आप हमारा जो वीडियो है नागरिकता का भाग 2 वो आपको जरूर मिल जाएगा, है ना। उसमें आप जाकर के आप जो है देख सकते हैं। आगे आइए, भारतीय संविधान भारतीय नागरिकता को कौन सा नागरिकता प्रदान करता है? 14 में है कि भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को कौन सा नागरिकता प्रदान करता है?
तो इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता, 14 का आंसर क्या होगा? इकहरी नागरिकता। भारतीय संविधान भारतीय को कौन सा नागरिकता प्रदान करती है? तो इकहरी नागरिकता। क्लियर है ना? अब आइए 15, भारतीय संविधान भारतीय नागरिक को किस आधार पर नागरिकता प्रदान करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 15 नंबर को आपको बता देते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को किस आधार पर नागरिकता प्रदान करता है? तो नागरिकता प्रदान करने का जो ग्राउंड है, संसद ने एक विधि बनाया था, नागरिकता अधिनियम 1955। जो नागरिकता का चैप्टर है, हम जहां पर वीडियो डाला हुआ नागरिकता का, उसमें जाके देखिएगा। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, उसमें जो है 5 आधार दिए गए हैं। कौन कौन? एक जन्म से नागरिकता, दूसरा वंश से, तीसरा देशीयकरण, चौथा पंजीकरण और 5वां अर्जित क्षेत्र। 5 चीज याद रखें। पहला जन्म से नागरिकता, दूसरा वंश से, तीसरा आपको देशीयकरण, चौथा पंजीकरण और 5वां अर्जित क्षेत्र। अगर इसको डिटेल्स बनना है तो आप जरूर इसका वीडियो देखिएगा। अब देखिए, तो कहता है कि भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान नागरिकों की कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो अब आपको ये 5 याद रखना होगा। क्या क्या? पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा देशीयकरण, चौथा पंजीकरण और 5वां, ठीक है, अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र ऑब्लिक या अर्जन से। अब इसको समझने के लिए आपको हमारा वीडियो देखना ही पड़ेगा। चलिए क्लियर। अब आगे आइए 16 नंबर। 16 नंबर में है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो देखिए, और सीट फिर से बिजली कट गया। आपको फिर हम थोड़ा देर में जैसी बिजली आता है कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा लाइट कट जाने के कारण जो है व्यवधान हो रहा था। तो 16 नंबर कहता है कि जो है 16 नंबर कहता है कि भारतीय जो है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? देखिए, दूसरे मैंने पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा देश है जहां पर दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है जहां राज्य की भी नागरिकता हो और केंद्र का भी नागरिकता हो। तो ऐसा यूएसए, सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? यूएसए। 16 नंबर का आंसर क्या होगा? यूएसए, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर क्या है? दोहरी नागरिकता सिद्धांत है, यानी केंद्र के लिए अलग है, केंद्र का अलग नागरिकता है और प्रांत के लिए अलग है। इस चीज़ को एकदम याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोहरी नागरिकता का सिद्धांत कहाँ है, तो वह जो है अमेरिका में है। 17 है, किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिकता की समाप्ति हो सकती है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस स्थिति में भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो अगर आप एक वीडियो देखिएगा नागरिकता वाला तो पता चलेगा। पहला कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, भारत का कोई नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। दूसरा, स्वेच्छा से आप नागरिकता का त्याग कर देते हैं तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। तीसरा, अगर आप जो है आपने जो नागरिकता लिया है, नागरिकता जो है एक पंजीकरण और दूसरा देशीकरण, अगर पंजीकरण वाला नागरिकता और देशीकरण वाला नागरिकता अगर आपने छल कपट या अपनी तथ्यों को छुपा कर लिया है, जो कैटेगरी जो भी आपकी शर्तें हैं, देशीकरण की जो नागरिकता ग्रहण करने की जो शर्तें हैं और पंजीकरण के द्वारा जो नागरिकता ग्रहण करने की शर्तें हैं, उन तथ्यों को छुपा करके आपने लिया है तो नागरिकता आपके समाप्त हो सकती है। देशद्रोह साबित होने पर, है ना, या किसी सांसद द्वारा
संसद द्वारा कोई ऐसा कार्य जो आप देश की माने कह सकते हैं देश के दुश्मन देशों में आप शामिल हो, तो ऐसा कुछ पता चलने पर संसद जो है आपकी नागरिकता ले सकती है। पहला, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर आपकी नागरिकता चली जाएगी। दूसरा क्या है, स्वेच्छा से त्याग करने पर। तीसरा क्या है, आपने पंजीकरण और देशीयकरण का जो नागरिकता लिया है उनमें कोई फैक्ट या तथ्य को छुपा करके लिया है तो नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगला क्या है कि दुश्मन देशों से मिलने पर, दुश्मन देशों की सूचना देने पर आप पर देशद्रोह का मुकदमा लग जाए, है ना, तो आपकी जो है संसद जो है वैसी परिस्थिति में आपकी नागरिकता छीन सकती है। तो और भी विधि है जिनके द्वारा नागरिकता को त्याग आपसे छीना जा सकता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जहां दोहरी नागरिकता प्राप्त थी? अब तो है नहीं, क्लियर समझ रहे होगा इसका आंसर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक अलग जो है संविधान की धारा के तहत निर्माण किया गया था, धारा 370 और 35A, ठीक है। तो 35A और 370 के तहत जो है उसका अलग संविधान था। तो 35A क्या था कि वहाँ भूमि नहीं खरीद सकते थे, वहाँ पर आप जो है वहाँ पर भूमि नहीं खरीद सकते थे, वहाँ पर निवास नहीं कर सकते थे और वहाँ पर कारोबार निवेश नहीं कर सकते थे। वहाँ के नागरिकों से जो है आप 3 बातें थी, पहला तो भूमि नहीं खरीदना, दूसरा आवास नहीं बनाना, वहाँ के नागरिकों से अगर शादी करते हैं तो आपको जो है आपको मतलब अपने यहाँ वहाँ की भूमि तब भी आप नहीं खरीद सकते थे। तो कई ऐसे आर्टिकल्स थे 35 में, कई सारे जो फैक्ट्स है उसके कारण जो है वहाँ पर अलग था एक प्रावधान। इसलिए कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर भारत में होते हुए एक अलग राज्य है। लेकिन अब तो अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर का वह पूरा खत्म हो गया। अब जम्मू कश्मीर भारत के एक अभिन्न अंग था और उसको मिला लिया गया। अब सारे के सारे धारा 370 अब 35A समाप्त हो गया। तो अब जो है वैसा राज्य कोई नहीं रह गया है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन ऐसा राज्य था जिसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, तो वो होगा जम्मू कश्मीर, वो समाप्त हो गया। चलिए 19, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए आप लोग भी आंसर अपना दे चुके हैं, इसका आंसर होगा ब्रिटेन, है ना। 17 का हमने बता दिया था, जम्मू कश्मीर, 17 का तो बताए थे। 17 का आंसर था नागरिकता का त्याग करने पर, नागरिकता त्याग करने दूसरे देश की नागरिकता लेने पर और अन्य तथ्यों पर, जिसको हम बताए थे। 18 का आंसर क्या था? 18 था हमारा कि जो है भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जहां नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी, तो वह जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अब यह समाप्त हो गया। अब 19 पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो उसका आंसर होगा ब्रिटेन। 19 का आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। क्लियर? 19 का आंसर ब्रिटेन। एकल नागरिकता कहां से लिया गया? तो ब्रिटेन से। चलिए 19 का आंसर। 20 में है, किस देश में केंद्र एवं राज्यों के लिए लोगों के लिए अलग अलग नागरिकता प्रदान की गई है? किस देश में केंद्र एवं राज्यों के लिए अलग अलग नागरिकता की प्रदान की गई है? ऐसा क्वेश्चन डबल हो गया। आप इसका आंसर क्या होगा? यूएसए। 20 का यूएसए। केंद्र के लिए अलग नागरिकता होता है और जो है राज्य के लिए अलग होता है। यूएसए। 20 का आंसर क्या होगा? यूएसए। 19 का आंसर ब्रिटेन। तो आज के लिए इतना ही। और अच्छा तरह से आपने हर क्वेश्चन पर हमने डिस्कशन किया और डिस्कशन करने में हमने उन पहलुओं को भी छुआ जो क्वेश्चन से हटकर था, ताकि आपको क्वेश्चन के साथ साथ अन्य चीज़ भी आपको दिमाग में बैठ जाए। और बड़ी ही मैंने कि कई बातों को मैंने बार बार दोहराया ताकि आपको जो है आसानी से आपकी बातों मेरी बातों को आपको दिमाग में बैठ जाए।
अब चलिए, मेरा प्रयास बहुत रहता है कि आप किसी तरह से आपको जो है अच्छी तरह समझा दिया जाए। फिर भी अगर कहीं आपको लगता होगा कुछ ऐसी मैंने कि जो आपको समझने में दिक्कत हुई होगी, तो आप ज़रूर अपना सलाह जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हमारा प्रयास रहेगा उसको हम दूर करेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं।